चलिए पहले हम लोग ये बी गैस एग्जाम पैटर्न के बारे में चेक कर लेंगे कि बी गैस एग्जाम के लेवल्स क्या है और कितने मार्क्स का ये एग्जाम है। तो बी गैस जो पहले जो लेवल्स थे, जो पुराना लेवल था वो ग्रेड 3 था, और अभी जो हम कर रहे हैं वो ग्रेड 2 है, और जो सबसे सीनियर है ग्रेड 1 है। अब जो ग्रेड 2 है, मैं यहाँ पे लिखा, देखिए ग्रेड 2 में जो टोटल पेपर है वो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर है। इसको डिवाइड करें दो पेपर में, एक थियोरेटिकल पेपर है और दूसरा वाला है प्रैक्टिकल पेपर। तो थ्योरी में कितने क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग आपसे? 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, और प्रैक्टिकल में भी 50 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, और इसमें पास होने के लिए आपको यहाँ पे 35 मार्क्स लाना है और यहाँ पे 35 मार्क्स लाना है। ये पेपर करने के लिए आपके पास टाइम है 1 घंटा 30 मिनट, और ये पेपर भी करने के लिए आपके पास है 1 घंटा 30 मिनट, और टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन हुआ 3 घंटे। तो ये हुआ एग्जाम का पैटर्न। ओके, टोटल एग्जाम 100 मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। इसमें से हम अगर 70 मार्क्स लाते हैं तो हम लोग पास हो जाएंगे। क्लियर है ये यहाँ तक है? और एग्जाम में ये 5 गेजेस आपको करना पड़ेगा। एग्जाम में प्रैक्टिकल में 5 गेजेस करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। एक गेज के लिए आपको वो लोग 3 मिनट देंगे। एक गेज के लिए आपको 3 मिनट देंगे। तो टोटल 5 गेजेस के लिए आपको वो लोग 15 मिनट का टाइम देंगे। 15 मिनट में आप ये प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट करना होगा आपको। सर व्हाट इज गेज सर? गेज गेजेस, गेजेस बोलो, गेजेस जिससे हम जो प्रोफाइल है, रफनेस, ब्लास्टिंग आप करे होंगे ना साइट के ऊपर, वाकिफ है या देखे होंगे, तो हाँ सर ब्लास्ट देखा। जो रफनेस चेक करते हैं ना, वो गेज गेज से हम चेक करेंगे। आगे आगे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? करोजन के ऊपर है। पहला चैप्टर जो है वो करोजन के ऊपर है। तो ये चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज करोजन, ओके, व्हाट इज करोजन एंड हाउ डज करोजन अकर एंड हाउ कैन वी स्टॉप करोजन। करोजन क्या है, कैसे होता, और हम इसको कैसे रोकेंगे, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, और सेकंड चैप्टर का नाम आप यहाँ पे जब देखेंगे, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या हुआ? सरफेस प्रिपरेशन मेथड्स एंड स्टैंडर्ड्स। यानी पहले चैप्टर में हमें पता चल रहा कि स्टील के ऊपर करोजन है, यानी कंटामिनेशन है, और सेकेंड चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, वो कंटामिनेशन को रिमूव कर रहे हैं। जो जो कंटामिनेशन स्टील के ऊपर है, हम लोग पेंट करने से पहले क्या करेंगे, स्टील को पहले कंटामिनेशन से क्लीन करेंगे। और थर्ड चैप्टर में है, थर्ड चैप्टर का नाम सरफेस कंटामिनेशंस एंड टेस्ट फॉर डिटेक्शन। सरफेस कंटामिनेशन एंड टेस्ट फॉर डिटेक्शन का मतलब क्या है? सेकेंड चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, स्टील को साफ कर दे रहे हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, पहला जो चैप्टर है इट्स अबाउट करोजन, व्हाट इज कंटामिनेशन, व्हाट इज करोजन, और ये क्या कंटामिनेशन है हम उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड चैप्टर में उसको निकालेंगे, और थर्ड चैप्टर में करोजन निकालने के बाद, कंटामिनेशन निकालने के बाद, हम दोबारा से चेक कर रहे हैं कि पूरा कंटामिनेशन निकल गया या अभी कुछ कंटामिनेशन बचा हुआ है। आ गया ये समझ में यहाँ तक है आप लोग को? यस सर। यस हमारे सर। अरसलान यस सर। है ना, अरसलान लाइन पे है? यस सर। आ गया समझ में ये 3 चैप्टर? तो अभी हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है करोशन।
ठीक है। जी, तो ये मेरे नोट्स दिख रहे हैं आपको हैंड रिटन। Yes, sir. We can hear you. तो मैं आपको पहले समझाऊंगा कि ये करोजन क्या है और करोजन कैसे होता है। ठीक है, तो करोजन जो है कहाँ पे देखे आप लोग, मेटल पे देखे या कभी लकड़ी पे देखे? Metal, sir. करोजन हमेशा मेटल के जो आइटम्स है उसी के ऊपर होगा। ओके, तो करोजन के लिए जो 3 चीजें जरूरी है वो है, यहाँ पे लिखा देखिए हमने, एनोड है, कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड है, कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइट है। ये तीनों चीजें अगर है तो ही करोजन होगा, अदरवाइज करोजन विल नॉट अकर। तो करोजन के लिए मैं एग्जाम्पल क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्लेट लिया, एक आयरन, किसकी प्लेट लिया मैं, एक आयरन की प्लेट लिया। ठीक है, तो आयरन की प्लेट में क्या है देखिए, यहाँ पे एनोड है और कैथोड है ना। और एक आयरन की प्लेट में एक ही एनोड और एक कैथोड नहीं होते हैं, देर आर मिलियंस ऑफ एनोड एंड मिलियंस ऑफ कैथोड इन इट। लेकिन ये थर्ड चीज जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्या करोजन होगा विदाउट इलेक्ट्रोलाइट? करोजन होने के लिए 3 चीजें जरूरी है, एनोड है, नहीं होगा कैथोड है सर, और corrosion नहीं इलेक्ट्रोलाइट है। होगा सर। तो ये प्लेट में क्या क्या चीजें हैं, एनोड है और कैथोड है। कितने एनोड है, मिलियंस ऑफ एनोड है और मिलियंस ऑफ कैथोड है। क्या एनोड और कैथोड के वजह से ही करोजन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। और यहाँ पे जो चीज जरूरी है वो है वाटर। क्या चीज जरूरी है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, पानी। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, पानी। Water. अब हवा में पानी है, इसका आइडिया है आपको? अगर आपको पता नहीं है तो एग्जाम्पल, आप फ्रिज में से एक वाटर बॉटल को निकाल के बाहर रखिए, ठंडा वाटर बॉटल जो जिसका टेम्परेचर लो है, तो उसके अतराफ में क्या हो जाएगा, उसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, वहां पे पानी आके जमा हो जाएगा। तो वो पानी कहाँ से आया? क्या अंदर का पानी बाहर आया? नहीं, जो हवा में पानी था वो पानी चूंकि टेम्परेचर लो है तो वो उसको लग के, टच होके क्या हुआ, जो हवा में मॉइस्चर था वो कंडेंस हो गया, वो पानी की शक्ल में आपको दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है, हवा में पानी है। क्या है इसका मतलब, हवा में पानी है। तो जहां भी आप जो भी प्लेस पे होंगे वहां पे पानी होगा। जैसा कि नॉर्मल एरिया में है तो सॉफ्ट वाटर हो गया, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में है तो वहां पे आपको एसिड्स मिलेंगे, एल्कलीज मिलेंगे, या अगर आप मराइन एरिया में है तो वहां पे सॉल्ट वाटर मिलेगा आपको। तो कहीं पे भी आप जो भी एरिया में होंगे वहां पे मॉइस्चर हमेशा होगा। प्लेट में क्या क्या चीजें हैं, प्लेट में मिलियंस ऑफ एनोड है और मिलियंस ऑफ कैथोड है। क्या खाली एनोड या कैथोड से करोजन होगा? नहीं होगा। अगर ये प्लेट ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो इसके ऊपर क्या डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर पानी डिपॉजिट होगा। और ये जैसा ही पानी डिपॉजिट होगा, ये करोजन रिएक्शन, ये 3 चीजें मिल जाएंगी और तीनों चीजें मिलने से क्या होगा, करोजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। यहां तक के समझ नहीं आ गया आपको? Yes, sir. आया? Yes. जी, तो एनोड, यहाँ पे मैं क्या बोला आपको, मिलियंस ऑफ एनोड है और मिलियंस ऑफ कैथोड है। एक एनोड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 26 इलेक्ट्रॉन्स है और 26 प्रोटॉन्स है। कैथोड के पास भी क्या है, 26 इलेक्ट्रॉन्स है, 26 प्रोटॉन्स। Proton. ठीक है, जैसा ही ये प्लेट ओपन टू एटमॉस्फेयर हुआ, इसके ऊपर आके क्या लगेगा, पानी लगेगा। ओके, पानी इसके ऊपर आके डिपॉजिट होगा। जैसा ही वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर इसके कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, एनोड, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए ना मुनव्वर साहब, जी सर, कर देता हूँ। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है।
तो जैसा ही पानी इसको आके लगेगा तो एनोड क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड को पास करेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मैं उसको कैसा लिख रहा हूँ, Fe++, क्योंकि हम कौन से मेटल का एग्जाम्पल लिए, आयरन मेटल का एग्जाम्पल लिए। और आयरन को अपन कैसा लिखते हैं, कैसा, Fe, सॉरी ये तो आयरन को हम कैसा लिखते हैं, Fe से इसका जो केमिकल एब्रीवेशन है वो Fe है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, Fe++। प्लस ये किसके साथ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, एनोड से जो कैथोड जा रहा, कौन लेके जा रहा है इसको, पानी लेके जा रहा। कौन लेके जा रहा, पानी लेके जा रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोडिक एरिया पे जा रहे हैं, और मीडियम क्या है ले जाने के लिए, पानी। अगर ये पानी नहीं होता, अगर ये पानी इसको टच नहीं होता, तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स और पानी एनोड से कैथोड पे जा रहा, तो व्हाट हैपेंस एट कैथोड, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वैसा ही आ गए, और ये वाटर ब्रेक किस में हो गया, देखिए, वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अगर कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो यहाँ से उड़ जाएगी। ओके, वो यहाँ से उड़ जाएगी, हाइड्रोजन गैस उड़ गई, और सिर्फ बचे क्या, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। तो यहाँ पे मैं जो चीज बच गई वो यहाँ पे लिख दिया। जब यहाँ से 26 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो यहाँ पे कितने बचे, 24 बच गए। और यहाँ पे जब ये 2 आ गए तो ये कितना हो गया, 28। यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पहले कितने थे यहाँ पे, 26 जो 26 है उसको स्टेबल स्टेट बोलते हैं। ओके, स्टेबल स्टेट। लेकिन अब क्या हो गया, 2 एक्स्ट्रा आ गए। और यहाँ पे क्या हुआ, आपको ये समझ में आ गया, जो पानी यहाँ से एनोड से कैथोड पे आया, ये वाटर ब्रेक हुआ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल में। क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो तो यहाँ से उड़ गई, और बचा क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। और यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 28 हो गया। तो ये कैथोड भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये भी वापस पलटा के इलेक्ट्रॉन्स को वापस कहाँ पे भेज देगा, फिर दोबारा से एनोड पे। जब ये एनोड पे आते हैं, यहाँ पे फेरस आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, ये दोनों मिलके यहाँ पे रिएक्ट होते हैं। इसको बोलेंगे हम रस्ट, या करोजन, या आयरन हाइड्रोक्साइड, या हाइड्रस आयरन ऑक्साइड। तो इससे क्या पता चला हम लोग को कि करोजन कौन से प्लेस पे होता है मेटल में, एनोड या कैथोड, कहाँ पे होता है, एनोडिक एरिया, नेवर एट कैथोडिक एरिया। कैथोड के पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, अब ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, जाते जाते ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि अगर हाइड्रोजन गैस उड़ती है, एवॉल्व होती है, तो यहाँ तक के इतना काफी है। आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा कि वेयर डज करोजन अकर, इन एनोडिक एरिया और कैथोडिक एरिया। इट इज क्लियर कि करोजन only occurs at anodic areas. What happens at cathodic area, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ओके, और करोजन होने के लिए क्या एक बार चीजें फिर से जरूर, जी फिर से बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। सर एक बार फिर से रिपीट करना। अच्छा, देखिए, अपने क्या बोलते, सो ये एनोडिक एरिया हुआ और ये कैथोडिक एरिया हुआ। ये कहाँ पे समझने नहीं आया आपको, बोलिए, डाउट कहाँ पे है। तो वो बीच में मेरे कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। आप वो बीच बता रहे थे ना आप, ये अनोडिक में फिर वो होता है, रिएक्शन होता है, कैथोडिक में नहीं होता। उसके बाद में सर वो
नहीं सुना अच्छा, मेरे को। एनोड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 26 इलेक्ट्रॉन्स है और 26 प्रोटॉन्स है। कैथोड के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 26 इलेक्ट्रॉन्स है और 26 प्रोटॉन्स है। ओके, तो जैसा ही इसको पानी आके टच हुआ, ओके, पानी H2O हुआ, पानी आके टच हुआ, ओके, तो तो पानी टच होते कि कौन सा एरिया पहले रिएक्ट किया? एनोड रिएक्ट किया। एनोड क्या किया आपने? दो इलेक्ट्रॉन्स क्या किया? वो कैथोड को पास करेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाने वाले हैं, तो वो किसके साथ जाने वाले हैं? ओके, ये पानी के साथ जाने वाले हैं। तो Fe प्लस प्लस, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, और ये किसके साथ जा रहा? पानी के साथ। बैलेंस करने के लिए हम 2H2O यहाँ पे इसको लगाए। तो जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, तो जो फेरस इलेक्ट्रॉन्स है वो यहीं पे है, ओके, और ये पानी जो है, जो जैसे के वैसे है, और जो पानी था वो पानी ब्रेक होके क्या बना? हाइड्रोजन बना और हाइड्रोक्सिल बना। ओके, तो हाइड्रोजन तो गैस है, गैस अगर कन्वर्ट बन गई तो वो तो उड़ जाएगी, उड़ जाएगी गैस, एवॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे गैस जाने के बाद क्या चीजें बचे? Fe प्लस 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 2OH माइनस। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? पहले यहाँ पे 26 थे, अब कितने हो गए? 28 हो गए, 28। कैथोड क्या करेगा? वो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, वापस पलटा के वो क्या करेगा? एनोड को दे देगा। जब ये एनोड पे आएगा, यहाँ पे आके वो दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, रिएक्ट होके क्या बन रहा? FeOH2। इसको बोलेंगे रस्ट, या इसको बोलेंगे करोजन। उसी के नाम है, करोजन बोलिए, रस्ट बोलिए, आयरन हाइड्रोक्साइड बोलिए, या हाइड्रस आयरन ऑक्साइड बोलिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि वेयर डज करोजन अकर? आया? यस सर। तो वेयर डज करोजन अकर? अनोड सर। Corrosion will occur only at anodic area. It will एनोड। never occur at cathodic कैथोडिक। area. ठीक है, तो for corrosion to occur, three things are necessary: anode, cathode, and electrolyte. Can corrosion occur without electrolyte? नो सर। होगा। Can corrosion occur? Electrolyte क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल मैं आपको बोला, मीडियम थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी। पानी है, ठीक है, या सॉल्ट वाटर हुआ, या एसिड हुआ, या एल्कलीज हुई। ओके, जहाँ पे भी आप कहीं पे भी जाइए, वहां पे आपको जो भी एरिया में है उस हिसाब से आपको एरिया में इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉर्मल एरिया में नॉर्मल वाटर, मराइन एरिया में काम कर रहे हैं तो सॉल्ट वाटर, इंडस्ट्रियल एरिया या एसिड एग्रीकल्चर एरिया है तो वहां पे आपको एसिड्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ तक समझने आ गया? यस सर। मुनव्वर साहब, आपको भी क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो मैं चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उसके बाद आपके पास अपनी अपनी किताबें हैं? नहीं? किताब तो नहीं है सर। ठीक है, मैं किताब खोल रहा हूँ। ये किताब दिख रही है ना आपको? हाँ दिख रही है सर। ठीक है, तो ये पहली टॉपिक थी करोजन के बारे में, जो अभी अपन कंप्लीट किए। अब उसके बाद है उसके बाद की जो टॉपिक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, आप अनम्यूट कर दीजिए मुनव्वर साहब। सर वही अनम्यूट करने जा रहा हूँ मैं। जी थोड़ा सा ये हो गया। हाँ मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। जी। उसके बाद जो है दीज आर, ये जो 5 पॉइंट्स है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये ये जो अम, ये जो 5 पॉइंट है, ये पॉइंट्स ये है कि जो करोजन होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे स्लो होता है, और
there are few things because of which rate of corrosion increases. First वाला है temperature. Temperature increases, rate of corrosion also increases. अगर एक पाइप है जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर का फ्लूइड फ्लो हो रहा है और एक पाइप है जिसमें हॉट टेम्परेचर का फ्लूइड फ्लो, एक पाइप है जिसका इन सर्विस टेम्परेचर हॉट है, तो कौन से पाइप का करोजन ज्यादा होगा, फास्ट होगा? जिसमें से हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका फास्ट होगा। दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स का किसी को पता है क्या है? व्हाट आर हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स? हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स के बारे में आइडिया है किसी को? अगर आप मराइन एरिया के पास काम कर रही हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया के पास काम कर रही हैं, तो वहां का जो पानी है, ओके, वहां के पानी में क्या होगा? नमक होगा। वहां के पानी में क्या होगा? नमक होगा। और ये नमक कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होगा? ये नमक जो है, अगर आप पेंट करना चाह रहे हैं, पेंट करने से पहले क्या करेंगे? आप वहां पे ब्लास्टिंग करेंगे, और ब्लास्टिंग करने के बाद हमारे पास कितना टाइम है पेंट करने के लिए? ब्लास्टिंग करने के लिए हमारे पास टाइम है 4 घंटे का टाइम है। तो वो 4 घंटे अगर स्टील जो है अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो वहां पे क्या होगा? उसके ऊपर नमक आके बैठ जाएगा। और अगर हम लोग बिना चेक करे उसके ऊपर पेंट करते हैं, तो पेंट किसके ऊपर हम कर रहे हैं? पेंट नमक के ऊपर कर रहे हैं। और नमक क्या करेगा? जब पेंट सूख जाएगा तो पेंट के जो फिल्म होगी पेंट की, वो फिल्म के ऊपर से हवा और पानी को वो अंदर खींचेगा। हवा और पानी को अंदर खींचने से क्या होगा? पेंट की फिल्म बबल्स के वैसा उड़ जाएगी। ओके, तो अगर पेंट पेंट क्यों किए हम लोग? ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट आके एनोडिक और कैथोडिक एरियाज को टच नहीं होना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया? क्योंकि स्टील के ऊपर सॉल्ट था, ओके, और हम लोग नमक था, नमक को चेक नहीं किए और उसके ऊपर पेंट कर दिए। तो नमक क्या किया? हवा और पानी को अंदर खींचा। हवा और पानी पेंट के नीचे आ गए, तो क्या होगा? एनोड भी है, कैथोड भी है और इलेक्ट्रोलाइट भी है। ये तीनों चीजें आने से क्या हो जाएगा? अगेन करोजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स का मतलब क्या है? नमक के ऊपर हम पेंट कर दिए, ओके। और ये अगर हम लोग चेक कर लेते थे कि पेंट करने से पहले वहां पे नमक है या नहीं है, अगर है पता चला तो हम उसको पहले हटा देंगे, क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर पेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के सॉल्ट्स है, एक सल्फेट सॉल्ट्स है, ओके, एक सल्फेट्स है और एक दूसरा वाला क्लोराइड्स है, ओके। सल्फेट सॉल्ट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपको सल्फेट सॉल्ट्स कहाँ पे मिलेंगे? सल्फेट सॉल्ट्स इंडस्ट्रियल एरिया और एग्रीकल्चर एरिया में मिलेंगे। और क्लोराइड सॉल्ट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? मराइन एनवायरनमेंट पे। कहाँ पे मिलेंगे क्लोराइड सॉल्ट्स? मराइन एनवायरनमेंट पे मिलेंगे। ठीक है, ये दो टाइप के सॉल्ट्स है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया कि व्हाट आर हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स, ये सॉल्ट से कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये सॉल्ट्स फिर से मैं बताता हूँ, जहाँ पे जो एरिया आप क्लीन कर दिए, जो एरिया पे आप पेंट करने वाले हैं, आपके पास है 4 घंटे एज पर बी गया। कितना टाइम है आपके पास? यू विल हैव 4 आवर्स। सो अगर ये 4 घंटे में वहां पे कुछ नमक आके बैठता है, नमक कहाँ से आएगा? जो हवा में पानी है उसमें नमक हो सकता। तो अगर वो पानी इसके ऊपर आके बैठ गया और बिना चेक करे हम पेंट कर दिए, तो पेंट की फिल्म क्या हो जाएगी? बबल्स आ जाएंगे। वो बबल्स को बोलते हैं ब्लिस्टर। तो दो टाइप के सॉल्ट्स है, एक सल्फेट्स है और एक क्लोराइड्स है। सल्फेट सॉल्ट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? इंडस्ट्रियल एरिया और एग्रीकल्चर एरिया। क्लोराइड सॉल्ट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? मराइन एरिया। तो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स की वजह से भी क्या होता है? रेट ऑफ करोजन हाई हो जाएगा। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है
एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का रेट भी ज्यादा है तो रेट ऑफ करोजन ज्यादा हो जाएगा। कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माउंटेन्स पे है, माउंटेन्स पे है, बहुत ऊंचाई पे है, तो वहां पे क्या होता है, रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। तो इसीलिए वहां पे लोगों को सर में दर्द होता, या वो लोग को अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई लेके वहां जाना पड़ता। कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जिसमें रेट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। अगर एरिया में रेट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो रेट ऑफ करोजन भी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद है चौथा पॉइंट, जिस जो है प्रेजेंस ऑफ सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है और मेटल ईटिंग माइक्रोब्स है। ये बैक्टीरिया कहाँ पे मिलेगा, नियर टू मराइन एरिया। अगर आप मराइन एरिया के नजदीक काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये बैक्टीरिया मिलेगा। ये बैक्टीरिया कैसा फॉर्म होता है, हमेशा पानी आके जमा हो जाता है, या हमेशा पानी की वजह से जो नमी रहती वहां पे ग्रीन कलर का फंगस जमा होता है, तो उसको बोलेंगे सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया या मेटल ईटिंग माइक्रोब्स। तो इसके वजह से भी क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीन कलर का फंगस जमा हो जाएगा तो उसके वजह से भी रेट ऑफ करोशन हाई हो जाएगा। और इसके बाद अगला पॉइंट है एसिड्स एंड एल्कलीज। अगर आपके एरिया में, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया, एग्रीकल्चर एरिया में काम कर रहे हैं तो वहां पे एनवायरनमेंट में जो पानी है वो कैसा पानी है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है, तो उसके वजह से भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ करोजन हाई हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो है वो है बाईमेटालिक कांटेक्ट। बाईमेटालिक कांटेक्ट का मतलब है कनेक्शन बिटवीन टू मेटल्स। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। ओके, यहाँ पे आप ये मेटल्स की लिस्ट देख सकते हैं। ये लिस्ट का नाम है गैल्वेनिक लिस्ट। ये लिस्ट का क्या नाम हुआ, गैल्वेनिक लिस्ट। ओके, ये गैल्वेनिक लिस्ट में ऑल द मेटल्स आर लिस्टेड विथ ऑर्डर ऑफ नोबिलिटी। हर एक मेटल की अपनी अपनी कुछ वैल्यू है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ऊपर है, और जिसकी वैल्यू कम है वो आहिस्ता आहिस्ता देखिए एक के बाद नीचे लाइन में है वो। ठीक है, तो ये लिस्ट का नाम क्या हुआ, गैल्वेनिक लिस्ट, या और एक नाम हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये चीज पता है, ये चीज आप जरा सा समझिए। फॉर एग्जाम्पल एक मेटल ले लीजिए, एक मेटल की प्लेट ले लीजिए। ओके, और एक सेकेंड मेटल ले लीजिए। ठीक है, तो ये मेटल के अंदर एनोड भी है, मिलियंस ऑफ एनोड भी है, ये मेटल के अंदर मिलियंस ऑफ कैथोड भी है ना, राइट। और सेकेंड मेटल, ये इसके अंदर भी मिलियंस ऑफ एनोड है और मिलियंस ऑफ कैथोड है। ये मेटल क्या है अपना, मेटल 1 है, और ये क्या हुआ, मेटल 2 है। तो जो मेटल 1 है उसमें भी एनोड है और कैथोड है, मेटल 2 है उसमें भी एनोड है और कैथोड है। तो ये जब करोजन होगा मेटल 1 को, तो मेटल 1 को करोजन कहाँ पे होगा, ऑन एनोडिक एरिया। कैथोडिक एरिया कभी भी करोड नहीं होता। और मेटल 2 को भी जब करोजन होगा तो कौन से एरिया पे होगा, एनोडिक एरिया, नेवर एट कैथोडिक एरिया। लेकिन जब हम कनेक्ट करते हैं दोनों मेटल्स को, जब हम कनेक्ट करते हैं दोनों मेटल्स को, तो एक मेटल अपना एनोड हो जाता और दूसरा मेटल अपना कैथोड हो जाता। ये चीज आप समझना है। जब आप दो मेटल्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो एक मेटल हो जाता एनोड और दूसरा मेटल हो जाता कैथोड। एनोड कौन सा मेटल हो जाता, लेस, एनोड कौन सा हो जाएगा, लेस नोबल, यानी जिसकी कम वैल्यू है वो हो जाएगा एनोड, और जिसकी ज्यादा वैल्यू है उसको बोलेंगे मोर नोबल। ठीक है,
अब लिस्ट में लेस नोबल और मोर नोबल कौन है? अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि साइट पे सारा अपना जो काम है वो है स्टील का। किसका काम रहता है अपने को मैक्सिमम? अपने को साइट पे जो काम रहता वो ये है, देखिए, लो एलॉय स्टील, या सॉरी सॉरी सॉरी, ये है, यूजुअली हम जो साइड पे जिसके ऊपर हम पेंट करते हैं वो यूजुअली लो एलॉय स्टील रहता है, या माइल्ड स्टील हम यूज करते हैं। तो माइल्ड स्टील को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। कौन से मेटल को प्रोटेक्ट करना है अपने को? माइल्ड स्टील को प्रोटेक्ट करना है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो जो मोर नोबल है उसको हम क्या करेंगे, माइल्ड स्टील बनाएंगे, क्योंकि इसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, राइट। और लेस नोबल कौन सा रहेगा? जो एनोड रहेगा, एनोड यानी जो करोड़ होने वाला है, ठीक है। वो करोड़ कौन सा मेटल होगा? जो लिस्ट में नीचे है। स्टील के नीचे क्या है? आइदर एल्यूमिनियम है, जिंक है और मैग्नीशियम, आपकी मर्जी पे है। जो भी आप, जिंक है या एल्यूमिनियम है, या आप यहाँ पे मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप माइल्ड स्टील और जिंक को कनेक्ट करेंगे, जब आप माइल्ड स्टील और जिंक को कनेक्ट करेंगे, तो कौन से मेटल को करोजन होने वाला है? जिंक को होगा। क्यों होगा जिंक को? क्योंकि जिंक लिस्ट में नीचे है, और जो मेटल लिस्ट में ऊपर होगा वो मोर नोबल होगा और उसको करोजन नहीं होगा। ये चीज समझनी है आप लोग को। इसको बोलेंगे बाई मेटालिक कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलेंगे? बाई मेटालिक कॉन्टैक्ट। बाई मेटालिक का मतलब है कनेक्शन बिटवीन टू मेटल्स। हम एक मेटल को मोर नोबल बना रहे हैं और एक मेटल को लेस नोबल बना रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स को कभी पेंट करे, कभी भी पेंट नहीं करे, लेकिन उसको करोजन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है हम उसको कैथोड बना दिए और वहां पे साइड में कनेक्ट करके एनोड्स लगा दिए। तो करोजन हमेशा किसको हो रहा? एनोड्स को हो रहा। वो एनोड्स को बार बार चेंज करते जाते, उसके वजह से क्या होता है? कैथोड सेफ रहता। आई बात आपको ये समझ नहीं यहाँ पे? आप कुछ समझ नहीं आया? अनम्यूट करके बोलिए मेरे को। अरसलान, यस सर। आया समझने? यस सर। पूरा क्लियर या नहीं? यस सर, क्लियर सर। ठीक। मुनव्वर साहब, हाँ सर। हाँ सर। समझ नहीं आ गया? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन था सर। थोड़ा फिर अभी थोड़ा सा रिपीट करना है। हाँ, थोड़ा सा रिपीट करना रिपीट, कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई? है। जो अभी आप बात कर रहे थे ना इसका, सर सर थोड़ा मैं सा। एक काम करता हूँ, मैं क्या हाँ करता सर। हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देता हाँ सर, तो ठीक है सर, बहुत हूँ, अच्छा फिर सर, आप बहुत इसको अच्छा। दोबारा से सुन लीजिए, फिर आपको वो हाँ सर, बहुत क्लियर अच्छा। समझ में आ जाए। हाँ, क्लियर हो जाएगा। इट्स ओके सर। ठीक है जी, बहुत अच्छा सर। डन। हम्म। अब आप म्यूट कर दीजिए प्लीज, मुनव्वर जी म्यूट कर दीजिए। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है मिल स्केल। उसका नाम है मिल स्केल। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये मिल स्केल क्या होती है? मिल स्केल मैं आपको पढ़ाने से पहले दिखाता हूँ कि ये मिल स्केल दिखती कैसे है। ओके,
आप लोग को ये पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे ब्लू कलर का लेयर है, यहाँ पे ये दिख रहा ना आपको, ये जो है, ये सारा मेटल के ऊपर ये जो है, ये जो ब्लू कलर की लेयर है, ये पूरा, राइट, ये सारा है मिल स्केल। तो ये है मिल स्केल जिसका कलर है ब्लू। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज दिस मिल स्केल, क्या है ये मिल स्केल, और ये मिल स्केल स्टील के ऊपर कैसे आती है, और हम लोग को मिल स्केल की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है वो हम पढ़ेंगे। मिल स्केल पढ़ने के लिए फिर मैं आपको मेरे नोट्स के पास ले जाता हूँ। आपको ये मेरा नोट्स आप देख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये मिल स्केल बनता कैसे है हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मिल स्केल कब बनता है, जब जब हम मेटल को हीट करेंगे। मेटल मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल एक प्लेट बनाने की कंपनी में काम कर रहे हैं या पाइप बनाने की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे वहां पे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, ये आयरन ओर आपकी कंपनी में आएगा, तो आयरन ओर को आप क्या करेंगे, फर्नेस में डाल के उसको हीट करेंगे। आयरन ओर कहाँ पे मेल्ट होगा, कुछ अराउंड 1000 डिग्री 1100 डिग्रीज पे मेल्ट होगा। लेकिन ये मिल स्केल कब फॉर्म होता, मिल स्केल कब स्टील के अंदर आना शुरू होता, जब टेम्परेचर 580 डिग्री एक्सीड होता है। तो जब टेम्परेचर 580 डिग्री से एक्सीड होके कहाँ पे जाएगा, पूरा मोल्टन होने के लिए 1000 डिग्री 1100 डिग्री पे टोटली वो मोल्टन हो जाता। मोल्टन हो गए बाद से हम क्या करते, एक डाई रहती, ये सारी डाई है। डाई यानी आपको जितने विड्थ, जितनी थिकनेस, हाँ, और जितना लेंथ होना, विड्थ होना, हाइट होना, उस हिसाब से आप डाई रखते, और वो डाई में क्या करेंगे, जो आयरन ओर आप हीट करें उसको आप डाल देंगे। जब आयरन ओर को आप डालेंगे, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, ये सारा आयरन आ जाएगा, आयरन ओर पूरा नीचे आ जाएगा जो स्टील बनता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा, ये जो इम्प्यूरिटीज है वो, ये जो देखिए पहली लेयर, फर्स्ट लेयर इम्प्यूरिटी की, सेकेंड लेयर इम्प्यूरिटी की, और ये थर्ड लेयर, ये क्या है, कचरा है, इम्प्यूरिटीज है। तो पहली लेयर को क्या बोल रहे हैं हम, FeO, सेकेंड वाली लेयर को क्या बोलेंगे, Fe3O4, और थर्ड तीसरी लेयर को क्या बोलेंगे हम, Fe2O3। इसके नाम क्या है, वुस्टाइट है, मैग्नेटाइट है और हेमाटाइट है। ये तीनों क्या है, ऊपर जो है कचरे के 3 लेयर्स आ गए, ओके। नीचे क्या हो गया, पूरा स्टील नीचे आ गया, और डाई में ऊपर कचरा आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये स्टील को, ये रोलर है ना, ये गोल रोलर है ना, इसके थ्रू पास करते, क्योंकि ये रोलर में बराबर से जो थिकनेस है उसको दबा के कंप्रेस करते हैं स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए, ठीक है। तो जब हम जब हम रोलर से पास कर रहे हैं, ये 3 लेयर जो है कंप्रेस होके क्या बन जा रहा, सिंगल लेयर बन जा रहा। और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम इसको बोलेंगे मिल स्केल। मिल स्केल का कलर क्या है, ब्लू है। और मिल स्केल की थिकनेस कितनी रहती, देखिए 25 to 100 माइक्रॉन्स। मिल स्केल की थिकनेस कितनी रहती, 25 to 100 माइक्रॉन्स। तो स्टील के ऊपर क्या हो गया, रोलिंग ऑपरेशन में क्या चीज आ गई, मिल स्केल आ गई। क्या चीज आ गई, मिल स्केल आ गई ना, यहां तक ये क्लियर। अब ये स्टील और स्टील के ऊपर क्या है, मिल स्केल है ना, आपको यहाँ तक तो स्टील, मिल स्केल एक मेटल हो गया और स्टील दूसरा मेटल हो गया। तो जब दो मेटल्स कांटेक्ट में रहेंगे, तो एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको ये जो टेबल है, जी, आपको ये टेबल दिख रहा, ये टेबल में मिल स्केल कहाँ है, देखिए मिल स्केल यहाँ पे है, मिल स्केल ऊपर है, और स्टील कहाँ है, नीचे।
तो मिल स्केल क्या हो गया? कैथोडिक हो गया। और स्टील क्या हो गया? एनोडिक हो गया, राइट? मिल स्केल क्या हो गया? कैथोड। और स्टील क्या हो गया? एनोड हो गया। ठीक है, अब मैं आपको वापस अपने नोट्स पे ले जाता हूँ। जी, अब यहाँ पे देखिए आप फिर से दो चीजें हैं, दो मेटल्स है। तो एक जो मिल स्केल है वो क्या हो गया? कैथोड हो गया। स्टील जो है उसको क्या हो गया? एनोड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब इसको पानी लगा, दो मेटल्स है, दो मेटल में से कौन से मेटल को करोजन होगा? जो मेटल लेस नोबल है, जो मेटल लेस नोबल है। करोजन किसको होगा? स्टील को होगा। स्टील के ऊपर क्या है? मिल स्केल है। व्हाट इज मिल स्केल? इम्प्यूरिटी का लेयर। ये मिल स्केल स्टील के ऊपर रह के भी स्टील को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। ओके, तो इसीलिए मिल स्केल स्टील के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है? इट इज हार्मफुल टू स्टील, क्योंकि ये ऊपर है और ऊपर रहने के बावजूद भी उन्हें स्टील को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा? स्टील को करोजन होगा। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? स्टील। इसीलिए जब हम सरफेस क्लीन करते, जब हम पेंट से पहले, तो करोजन के साथ साथ हम मिल स्केल को भी निकालते। मिल स्केल निकालने का रीजन क्या है? बिकॉज mill scale is cathodic to steel, and if left on the surface of steel will accelerate the corrosion of steel। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? मिल स्केल को ब्लास्टिंग करके निकाल देंगे। मिल स्केल क्या है? रोलिंग ऑपरेशन में कंप्रेस्ड हो गया। कचरे के कितने लेयर्स थे? ये तीन लेयर थे। ये तीनों लेयर्स क्या हो गए? कंप्रेस्ड हो गए। कंप्रेस्ड होके ब्लू कलर का मिल स्केल बना, और उसकी थिकनेस है 25 टू 100 माइक्रॉन्स। 1 माइक्रॉन कितना रहता पता है आपको? 1 माइक्रॉन जो है, 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1/1000 mm। 1/1000 mm। ठीक है, 1 माइक्रॉन इज 1/1000 mm। तो अभी आपको पता चला कि मिल स्केल कैसा बनता है, एंड हाउ शुड वी, like why we should remove mill scale from the steel। why we should remove? Because mill scale is cathodic to steel, and if left on the surface of steel will accelerate the corrosion of steel। तो ये है अपना पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर में हम लोग क्या सीखे? अबाउट करोजन। व्हाट इज करोजन, हाउ डज करोजन अकर, एंड हाउ कैन वी स्टॉप करोजन। करोजन को हम कैसे रोक सकते? स्टील के ऊपर क्या करते हम लोग? स्टील के ऊपर क्या करते? पेंट कर देते। पेंट करने से क्या होता? जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट एनोड और कैथोडिक एरियाज को टच नहीं होगा। उसके ऊपर पेंट आए, उसके ऊपर पानी आएगा। पानी और एनोडिक और कैथोडिक एरियाज के बीच में क्या हो गया? पेंट की लेयर आ गई। पेंट इज एक्टिंग लाइक अ बैरियर। वो बैरियर के वैसा काम कर रहा। जब पेंट की लाइफ खत्म हो जाएगी, तो तब पानी आके फिर स्टील को टच होगा, फिर करोजन होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।